नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीतीश जी का जो ये नेक्स्ट टर्म है, उसमें नीतीश जी किस किस फील्ड में काम करने वाले हैं, उनका अप्रोच क्या है। 2025 से 2020 से लेकर 2025 तक वो किस किस चीज़ को टारगेट करेंगे, तो इस पे हम बात करेंगे। इसमें किसानों के लिए और स्टूडेंट के लिए क्या क्या है, तो इसमें हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो नोटिफिकेशन है, ये सचिवालय विभाग से जारी किया गया है, जो 15/12/2020 को जारी किया गया था। तो आप यहाँ से ये दिनांक देख सकते हैं। तो आइए अब काम की बात करते हैं नीचे। तो सबसे पहले नीतीश जी का आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना पार्ट 2 ये लेके आए हैं। तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले युवा शक्ति प्रगति बिहार की, यानी बिहार की प्रगति के लिए युवा शक्ति के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। जो स्टूडेंट टेक्निकल कोर्स करते हैं और उनके पास फ़ी नहीं होती है, तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा सरकार उसकी मदद करती है उस स्टूडेंट की। और इसमें स्टूडेंट को अकाउंट में डायरेक्ट, मतलब ये लोन टाइप से है जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत कम है, और युवाओं को रोज़गार ढूंढने में मदद करेंगे। और इसमें आप कौशल युवा केंद्र आप देखते होंगे, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग आजकल खुल ही गया है, जो केंद्र सरकार का है। तो इसमें प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। और ये सारे कार्यक्रम जो कंटिन्यू थे, मतलब कि 2020 तक वो जारी रहेंगे। और उसके बाद ये मेन है, संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने का योजना कर रही है नीतीश सरकार। तो इसमें पिछले 5 वर्ष में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर कई संस्थान का निर्माण कराया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब राज्य के प्रत्येक ITI और पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा जिसमें लोगों की प्रोडक्टिविटी और जो टेक्निकल नॉलेज है बच्चों का, जो ITI कर रहे हैं उनका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना, उन सबको बढ़ाने में ध्यान दिया जाएगा। और इसमें टेक्निकली ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है दोस्तों, जो आप नेटवर्क यूज करते हैं, जो टावर में वायर जाता है और उसी से डाटा ट्रांसफ़र होता है कहीं से भी दुनिया के किसी कोने में, वो ऑप्टिकल फाइबर का काम है। और इसमें नेटवर्किंग, ट्रांसफार्मर, मैन्युफैक्चरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इत्यादि जैसे कई क्षेत्र संस्थानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये तो युवाओं के लिए है। अब देखते हैं, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर का निर्माण होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेगा स्किल सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें ITI और पॉलिटेक्निक में जो भी मतलब कॉलेज हैं, तो वहाँ पे स्किल सेंटर बनाया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। मतलब जिस फील्ड का डिमांड ज़्यादा है उस फील्ड में ट्रेनिंग दिया जाएगा लोगों को, और यहाँ से मतलब कि स्किल डेवलप किया जाएगा। उसके बाद हर एक प्रमंडल में टूल रूम बनाया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर के स्थापित किया जाएगा। टूल रूम में कई क्षेत्रों में नवीन अत्याधुनिक मशीन की उपलब्धता रहेगी। तो और इसमें कौन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो ITI और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट होंगे वो टूल रूम में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और इसमें 10वीं और 12वीं के जो पास युवक हैं, वो उनके लिए लंबे समय के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो उसके बाद आते हैं, स्किल उद्यमिता हेतु नया विभाग बनाया जाएगा, यानी कि ITI और पॉलिटेक्निक सहित स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता पर विशेष उद्यमिता, मतलब बिजनेस करने के लिए विशेष बल या दिया जाएगा उस पर, और उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें औद्योगिक ITI और पॉलिटेक्निक को समाहित किया जाएगा, उसी में मिला दिया जाएगा। और वहीं से पूरा मतलब कि ये युवाओं के लिए रोजगार देने की बात कर रहा है ये सब सारा। उसके बाद उद्यमिता विकास हेतु अनुदान प्रोत्साहन। हाँ, तो अब यहाँ से ये देखते हैं, ये लाइन मेन है। यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन और 50% अधिकतम, मतलब कि आपका 10 लाख का आप कोई कंपनी लगाना चाह रहे हैं तो सरकार आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए
देगी आपको, मतलब अधिकतम 5 लाख रुपए तक दे सकती है। और इस पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो 1% रहेगा। 1% इंटरेस्ट रेट पे आप यहाँ से बैंक से लोन ले सकते हैं, कोई व्यापार या उद्यम चालू कर सकते हैं। आप कोई न्यू स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से न्यू स्टार्टअप यहाँ से लोन ले सकते हैं। यानी कि ये अधिकतम 5 लाख रुपए लोन देंगे 50%, यानी कि आपको 10 लाख रुपए लोन में मिल सकता है सरकार के द्वारा, जिस पे 1% का ब्याज होगा, इंटरेस्ट रेट होगा। उसके बाद यहीं पे आए तो देखते हैं कि सरकार का एम है कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे। 20 लाख नए रोजगार की बात कर रही है नीतीश सरकार यहाँ पे, जो कि आने वाले 5 सालों में सृजित किए जाएंगे, अगर नहीं है तो, और जो पोस्ट खाली हैं वो दिए जाएंगे। उसके बाद महिला उद्यमिता पे विशेष योजना बनाई है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो रोजगार में मतलब कि खुद के मतलब उद्यमी क्षेत्र में, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसमें सरकार कह रही है कि जो हम 10 लाख रुपए तक लोन देंगे उसमें 10 लाख मतलब कि आप पूंजी लगाएंगे तो आपको 5 लाख रुपए लोन जो मिलेगी वो कोलेक्ट मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, मतलब ब्याज नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप विवाहित कपल्स हैं या जोड़े हैं, तो आप अगर चाहते हैं कोई बिजनेस करना, तो अगर आप महिला के नाम पे लोन लेंगे तो उनमें इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि जो जेंट्स थे, मेल थे, उन पे 1% का इंटरेस्ट रेट लग रहा था, लेकिन महिलाओं पे ये इंटरेस्ट रेट नहीं लग रहा है। मेल पे लग रहा है, महिलाओं पे नहीं लग रहा है। उसके बाद उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो जो भी इंटर उत्तीर्ण कर रही है अविवाहित, मतलब विवाह नहीं हुआ होगा उनका, उन महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 25,000 रुपया 2020 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा होगा तो आई थिंक मिल रहा था ये, तो ठीक है। और जो स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर लेंगे उन महिलाओं को 50,000 रुपया दिया जाएगा। तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, अगर जो इंटर पास हैं, अगर अभी तक ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो अभी एडमिशन होगा, उसमें एडमिशन लेंगे तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, 50,000 रुपये ले सकते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय प्रशासन आरक्षण में अनुरूप महिलाओं की भागीदारी। क्षेत्रीय प्रशासन, पुलिस थाना, प्रखंड, अनुमंडल तथा जिला स्तरीय कार्यालय में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। यानी कि आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस और ब्लॉक में जितने भी कार्यकारी लोग होते हैं जो काम करते हैं, उनमें महिलाओं का संख्या बढ़ने वाला है। मतलब कि उनको आरक्षण देकर, मतलब कि जितना आरक्षण होता है उन पर अगर उनका संख्या बल उतना नहीं है तो वो बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर, ये टोटल 7 निश्चय है योजना है, तो इसमें तीसरा नंबर है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। तो हर संभव, हर तरीके से, चाहे पैन हो, नहर हो, या फिर जिस भी तरीके से हो सकता है, हर खेत तक सिंचाई का साधन पहुंचना चाहिए। क्योंकि बिहार में देखा जाता है कि अगर उत्तरी बिहार में एक तरफ बाढ़ आया होता है तो दक्षिणी बिहार, वहीं पे नालंदा, नवादा और गया साइड सुखाड़ पड़ रहा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार चाह रही है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचे। उसके बाद स्वच्छ ग्राम समृद्ध गाँव, ये स्वच्छ ग्राम और समृद्ध गाँव, ये जो 4th नंबर का टारगेट है नीतीश जी का, इसमें सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, मतलब कि रोड पे या रोड के बगल में, मतलब कि चौराहे पे, आसपास सभी जितने भी गांव हैं, चौराहे पे और रोड के बगल में लाइट लगाया जाएगा। और सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की जो व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए नियमित अनुरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मतलब इसके देखभाल के लिए हो सकता है कि बहाली भी किया जाए, लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाए। उसके बाद ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन। हर एक गांव में ये होगा कि जो ठोस मतलब घर का जो कचरा है, वैसे तो गांव में लोग खेत में डालते हैं, अपना खुद का सबका रहता ही है, लेकिन सरकार चाह रही है कि मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाए बाढ़ स्तर पर, जैसे आजकल हो रहा है। पहले के ज़माने में होता था कि लोग फेंकते थे अपने खेत में, लेकिन आजकल सब लोग नाली में, घर में, हर घर में जो बाथरूम आ गई है तो उससे लोग नाली में ही ओपन पानी बहा रहे हैं। तो इसके लिए नालियों की साफ़ सफाई के लिए बाढ़ स्तर पर
देख रेख किया जाएगा, तो आने के बाढ़ की भी इनकम बढ़ने वाली है, क्योंकि बिना घपला हुए तो कोई काम हो नहीं सकता है। उसके बाद नालों को अंत में निकलते हुए गंदे जल का उपयोग तकनीकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाली से गंदा पानी निकल रहा है तो उसको ट्रीट करके उस पानी का यूज करना होगा, मतलब। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इतना अभी हो पाएगा, 2025 तक बिहार इतना डेवलप हो जाए कि नाले के पानी को ट्रीटमेंट करके फिर से यूज कर पाए। तो आगे देखते हैं, छोड़िए मुझे क्या है उनसे। उसके बाद पशु मत्स्य संसाधनों का विकास, यानी कि जो मिर्च या जो गाय भैंस दूध देती है उसके लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देगी सरकार। जैसे मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, इन सबों को बढ़ावा देगी। और सरकार ये टारगेट कर रही है कि आने वाले समय में किसी दूसरे स्टेट से मछली ना ला करके हमारे खुद के स्टेट में उतना कंजम्पशन के बराबर प्रोडक्शन हो, ताकि हम मछली खरीद कर ना बेच भी सके। जैसे कि बंगाल बेचती है, बहुत ज़्यादा मछली होता है। तो इसमें क्या है कि तालाब हो गया, पोखर हो गया, बड़े जलाशय हैं जो हर एक गांव में होते हैं लगभग बिहार के, तो वहाँ पे मछली पालन का बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके लिए आप लोन वगैरह की व्यवस्था किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद 5वां है स्वच्छ शहर। यहाँ पे शहर की बात हो रही है, गांव की। तो यहाँ से ठोस तरल अपशिष्ट का प्रबंधन ये होता नहीं है। पटना, गया, औरंगाबाद जैसे शहरों में या फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ऐसा कोई अभी तक अच्छे से व्यवस्था नहीं है। आप खुद अवगत होंगे इस चीज़ से। तो इसके लिए सरकार चाह रही है कि जो हमारा सिटी हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर हो, वो अच्छे से स्वच्छ हो और विकसित शहर बने। उसके बाद वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल, मतलब कि आजकल हो रहा है कि लोग अपने माँ बाप को अच्छे से घर पे नहीं रख रहे हैं या रख पा रहे हैं या फिर जो भी हो। तो इसके लिए हर एक शहरों में, मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सेंटर में एक विद्यालय, वृद्ध आश्रम बनाया जाएगा, जिससे कि जो लोग अनाथ हैं, उनके कोई नहीं है, वो मतलब कि बुढ़ापे में देखभाल करने के लिए, तो उनके लिए वृद्ध जन हेतु सेंटर खोला जाएगा। उसके बाद शहरी गरीब हेतु बहुमंजिला आवासन, यानी कि जो शहर में गरीब है, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, भूमिहीन गरीब लोग हैं जो झुग्गी देके पटना वगैरह में रहते हैं, उनके लिए यहाँ पे खुशी की खबर है कि बहुमंजिला भवन बना करके उनको, जैसे कि एक ही छोटा सा प्लॉट में उसमें पार्टिंग करके प्लॉट वाइज बना करके गरीबों को, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, पटना में जाइएगा तो आपको नाले के नज़दीक में पूरी लंबी लाइन दिखेगी इन सबों का। तो वहाँ पे क्या होगा कि सरकार उनको बिल्डिंग बना के बांट देगी। उसके बाद सभी सरकारी महत्वपूर्ण नदी घाटों को विद्युत सावधाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण किया जाएगा। मतलब कि जैसे पटना में चले जाइए या फिर समस्तीपुर या फिर सिमरिया घाट तरफ लोग जहाँ पे डेथ बॉडी को जलाने जाते हैं, बिहार में जो मानते हैं कि वहाँ जलाना चाहिए डेथ बॉडी को, तो वहाँ पे सब दाह बनाया जाएगा, शवदाह गिरह बनाया जाएगा और अच्छी तरीके से मतलब वहाँ की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद आते हैं सभी शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे जल जमाव की कोई समस्या नहीं। आप देखते ही होंगे बिहार में हल्का सा कुछ दिन पहले ही पटना में पिछले साल इतना बारिश आया, जल जमाव हो गया था। तो इन सबों को देखते हुए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर में निश्चय योजना में क्या है, तो सुलभ संपर्कता, यानी कि ग्रामीण पथों की संपर्कता, यानी कि जो भी गांव है सबको ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और नज़दीकी मार्केट से जोड़ा जाएगा, और आसपास में कोई बाईपास है तो उन सबों से जोड़ा जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। जहाँ से रेलवे लाइन होकर गुजरती है तो अक्सर देखते होंगे बिहार में वहाँ पे जाम का स्थिति रहता है, तो वहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जाएगा। और अगर बाईपास है तो वहाँ पे मतलब कि फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। अब आते हैं सबसे लास्ट में, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। इसमें 7वें निश्चय योजना में सरकार है जो मतलब पार्ट 2 लेके आई है। तो पार्ट 1 में भी यही सेम था, अब 2 में भी वही सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। तो सभी पंचायत घरों पे 8 से 10 पंचायत घरों पे पशु चिकित्सा व्यवस्था होगी, जिसमें टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान
जैसे सेवाओं का होगा। और ये इसका बात ये है कि होम डिलीवरी सेवाएं होगी। तो और सभी प्रकार के पशुओं की चिकित्सा सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होगी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि मुफ्त में आपके पशुओं के लिए डॉक्टर, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये 8 से 10 पंचायत हैं और समझ सकते हैं एक पंचायत में 10 से 15 गांव होते हैं, तो 10 मतलब 50 गांव में ये किस प्रकार का व्यवस्था करेंगे, इसमें देखने वाली बात होगी कि मुफ्त में और होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं। उसके बाद गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर उपलब्धता। तो देखते हैं अभी भी अगर एक हम लोग को देखा जाए तो बिहार में 50 गांव के आसपास में एक ब्लॉक होता है, वहाँ पे एक ब्लॉक हॉस्पिटल होता है, वो भी अच्छे से वहाँ व्यवस्था नहीं रहता है। तो इसमें बहुत जोर देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तो 7 निश्चय योजना में है, इंक्लूड किए हुए हैं। उसके बाद जो बच्चा पैदा लेते ही उनके हृदय में उनके छेद रहता है, मतलब कि होल्स रहते हैं, तो उनका निःशुल्क उपचार करने की व्यवस्था की जाएगी। तो इसके लिए बाल हृदय योजना लागू किया जाएगा। बाल हृदय योजना एक नया स्कीम लागू किया जाएगा, जो बच्चे हृदय में होल के साथ जन्म लेते हैं। उसके बाद ये आदेश सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे 7 निश्चय योजना में कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण कराया जाएगा पूरे राज्य में। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये है विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। जो लोग विदेश में बिहार से पढ़ते हैं उनके लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, स्थापना की जाएगी। उसके बाद आप आ जाते हैं किसानों के लिए। यहाँ से एक अच्छा देखने के लिए न्यूज़ मिला कि ये दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग लेकर किसानों को MSP दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और दलहन की खरीद व्यवस्था करेगी सरकार, अच्छे से व्यवस्था करेगी और उसका MSP पे ही खरीद हो, इस चीज़ को ध्यान में रखेगी। उसके बाद राज्य से बाहर काम करने वाले पंचायत व डाटाबेस तैयार किया जाएगा। पता नहीं डाटाबेस तैयार करके क्या करेंगे लोग, लेकिन डाटाबेस तैयार करेंगे कि कौन लोग, कितने लोग हमारे पंचायत से बाहर रहते हैं और किनका क्या ये स्किल्स हैं, वो किस स्किल्स पे वर्क करते हैं। तो उसके बाद राज्य सरकार द्वारा विभागों के लोगों कल्याण हेतु पूर्व संचालित योजनाओं कार्यक्रमों सुदृढ़ हेतु कार्यान्वित किया जाएगा। जो भी योजना पहले से चल रहा है उसको सुदृढ़ किया जाएगा। उसके बाद आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2020-25 के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग को अलग से विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा सक्षम प्राधिकार अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वयन करेंगे। वही कह रहे हैं कि अच्छे से काम करेंगे 7 निश्चय योजना पे। अब ये खत्म हो चुका है शायद जिला स्तर पर, वो भी जो भी हो। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो शायद अच्छा ही लगा होगा, तभी यहाँ तक आप आ पाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत सारे उपयोगी खबरें मैं लेता आऊँगा। तो फिलहाल आज इतना ही, धन्यवाद।